Hello and welcome back to Smart Traders of YouTube channel. I am Pawan Patidar and I welcome you to my YouTube channel. पहली खबर पर आ जाते हैं। ट्रंप ने मैक्सिको और कनाडा के ऊपर 25% और चाइना के ऊपर 10% का टेरिफ लगा दिया है। ट्रंप ने एक नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर करके मैक्सिको और कनाडा के ऊपर 25% और चाइना के ऊपर 10% टेरिफ इम्पोज किया है। उनका कहना यह है कि इससे इलीगल इमिग्रेशन, ड्रग्स और ट्रेड डिफिसिट को कंट्रोल किया जा सकेगा। इस मूव से कंज्यूमर गुड्स के प्राइस और ऊपर जा सकते हैं और कॉमन लोगों को जो चीजें मिल रही है वो और महंगी हो सकती है। अब आ जाते हैं सेकंड न्यूज पर। जो यूएसए ने उनको टेरिफ लगाया कनाडा को, तो कनेडियन पीएम ने यूएसए पर 25% का और टेरिफ अनाउंस कर दिया है। मतलब इधर से भी टेरिफ लगेगा और उधर से भी टेरिफ लगेगा और दोनों को चीजें महंगी मिलेगी। ट्रंप के टेरिफ के रिस्पॉन्स में कनेडियन पीएम जस्टिन ट्रूड ने अनाउंस किया है कि कनाडा यूएसए के प्रोडक्ट्स पर भी 25% का टेरिफ लगाएगा। ये रिटेलिएशन स्टेप दोनों देशों के बीच ट्रेड के टेंशन को और ज्यादा बढ़ा सकता है, जिसमें कंज्यूमर को प्रोडक्ट्स और महंगे मिलेंगे। अब आ जाते हैं थर्ड न्यूज पर। गवर्नमेंट ने फाइनेंशियल ईयर 31 तक डेब्ट टू जीडीपी रेशियो को 47.5 से 52% के बीच में रिड्यूस करने का टारगेट लिया है। सरकार ने एक रोड मैप अनाउंस किया है जिसमें उनका गोल है कि करंट डेब्ट टू जीडीपी रेशियो जो अराउंड 57% के आसपास है, फाइनेंशियल ईयर 2030-31 तक 47.5 से लेकर 52% के बीच में लाया जाएगा। इस प्लान से फिस्कल सस्टेनेबिलिटी इंप्रूव करने और बोरोइंग कॉस्ट को कम करने का प्रयास किया जा रहा है। अब आ जाते हैं चौथी न्यूज पर। इंडियन इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग 3 से 4 साल में डबल होकर $200 बिलियन तक होने वाली है। गवर्नमेंट की पुश से डोमेस्टिक इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्शन को बूस्ट देने के लिए नए इनिशिएटिव लिए जा रहे हैं, जिससे ये सेक्टर आने वाले 3 से 4 सालों में डबल होकर $200 बिलियन तक पहुंच जाएगा। ये स्टेप इंपोर्ट डिपेंडेंसी को कम करने और लोकल सप्लाई चेन्स को मजबूत करने के लिए किया जा रहा है। अब आ जाते हैं पांचवी न्यूज पर। गवर्नमेंट ने सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड यानी एसजीबी स्कीम को डिसकंटिन्यू करने के लिए कहा है। गवर्नमेंट का कहना यह है कि हाई बोरोइंग कॉस्ट और लिमिटेड इंपैक्ट की वजह से एसजीबी स्कीम को फेज आउट कर दिया गया है। मतलब अब कोई भी जो सोवरेन गोल्ड बॉन्ड पहले नए मिलते थे वो नहीं मिलेंगे। ये स्कीम पहले फिजिकल गोल्ड इन्वेस्टमेंट के अल्टरनेटिव के तौर पर लॉन्च की गई थी, लेकिन अब सरकार ने ये डिसाइड किया है कि इसको हम डिसकंटिन्यू कर देंगे क्योंकि ये इकोनॉमिकल नहीं है। मतलब सरकार को ज्यादा पैसा देना पड़ रहा है। मैंने भी इन्वेस्ट कर रखा है, मैंने 2021 से इन्वेस्ट कर रखा है और मैंने इसके ऊपर एक वीडियो भी बनाई थी। और मेरा मानना ये था कि अगर आप फिजिकल गोल्ड खरीदते तो इससे अच्छा होगा कि आप एसजीबी में इन्वेस्ट कर दीजिए। एसजीबी में गवर्नमेंट को क्या नुकसान हो सकता है, मैं आपको पॉसिबल कॉज बता देता हूँ। गवर्नमेंट को आज जो गोल्ड का प्राइस लिया उस पे आप गोल्ड ले लेते थे और जो फ्यूचर में जो प्राइस रहता था उस पे आप उस गोल्ड को बेच सकते थे। और उसमें कुछ लॉक इन पीरियड भी होता था जो लगभग 8 साल का होता था। और हर एक साल गवर्नमेंट 2.5 और हर साल गवर्नमेंट आपको 2.5% इंटरेस्ट रेट देती थी जो आपने इन्वेस्टमेंट किया है उसके ऊपर। बट ये उनको महंगा लग रहा है, इसीलिए इसको डिसकंटिन्यू कर दिया गया है। अब आ जाते हैं अगली न्यूज पर। यूपीआई इंसेंटिव्स को 75% तक रिड्यूस कर दिया गया है। डिजिटल पेमेंट्स को प्रमोट करने के लिए दिया गया इंसेंटिव्स अब 75% तक कट कर दिया गया है। पहले ये 2000 करोड़ के अराउंड था जो अब रफली 437 करोड़ पर आ गया है। इस रिडक्शन से यूपीआई ट्रांजैक्शंस के वॉल्यूम और कॉस्ट स्ट्रक्चर पर भी इंपैक्ट पड़ सकता है, लेकिन यूपीआई की पॉपुलैरिटी अब भी स्ट्रांग है। मतलब जो पहले कार्ड से यूपीआई कनेक्ट होता था उसको प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट ने पैसा दिया था, तो अब वो पैसा उन्होंने डिसकंटिन्यू कर दिया है। अब आ जाते हैं सातवीं न्यूज पर। बीएसएनएल के लिए कैपिटल इन्फ्यूजन बजट में 53% का रिडक्शन किया गया है। स्टेट ओन्ड टेलीकॉम बीएसएनएल के लिए अलोकेटेड कैपिटल इन्फ्यूजन को पिछले बजट के मुकाबले 53% तक कट कर दिया गया है। इसका मतलब ये है कि बीएसएनएल की ऑपरेशनल इफिशियंसी और कॉम्पिटिटिवनेस को इंप्रूव करना होगा। जबकि मार्केट में कॉम्पिटिशन और ज्यादा बढ़ रहा है और इनका बजट और कम हो रहा है, तो क्या ये सस्टेन कर पाएंगे या फिर गवर्नमेंट सोच रही है कि इस कंपनी को बंद कर देते या सेल आउट कर देते। अब आ जाते हैं आठवीं न्यूज पर। हार्ले डेविडसन के प्राइजेस बजट के बाद सस्ते हो सकते हैं। बजट में इंपोर्ट ड्यूटीज में चेंजेस के चलते प्रीमियम मोटरसाइकिल्स जैसे हार्ले डेविडसन के प्राइजेस में रिडक्शन आया है। इंपोर्ट ड्यूटी जो पहले 50% थी अब 30% तक आ गई है। इससे हाई एंड मोटरसाइकिल सेगमेंट में डिमांड बढ़ने की उम्मीद है। अब आ जाते हैं 9th न्यूज पर। एफएमसीजी स्टॉक्स ने बजट 2025 के बाद 10% तक जंप किया है। इसका मतलब जो बजट अनाउंस किया गया था वो कहीं ना कहीं एफएमसीजी सेक्टर को सपोर्ट कर रहा था। कंज्यूमर वेलफेयर को ध्यान में रखते हुए जो टैक्स रिलीफ मेजर लिए गए उससे एफएमसीजी स्टॉक्स में इन्वेस्टर ने कॉन्फिडेंस दिखाया।
जिसकी वजह से इन स्टॉक्स में 10% तक की वृद्धि देखी गई। अब आ जाते हैं 10वीं न्यूज पर। जोमेटो और स्विगी स्टॉक्स भी बजट के बाद 10% की रैली दिखाते हुए दिखे हमको। इनकम टैक्स में एग्जेम्पशन जैसे मेजर से डिस्पोजेबल इनकम बढ़ने की वजह से फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म्स जैसे जोमेटो और स्विगी के स्टॉक्स में भी 10% तक की वृद्धि देखी गई है। वो इसलिए हुई है क्योंकि ऐसी उम्मीद जताई जा रही है कि कंज्यूमर की स्पेंडिंग पावर बढ़ेगी, क्योंकि उनको टैक्स में रिबेट मिली है तो उनको पैसा सेव होगा। अब आ जाते हैं 11th न्यूज पर। इंडिया बन गया है नंबर 1 इन डीप सीक डाउनलोड्स। चाइनीज एआई चैटबॉट डीप सीक ने डाउनलोड्स में इंडिया में टॉप पोजीशन हासिल कर ली है, जहां इंडियन यूजर्स का हिस्सा ग्लोबली 15.6% के आसपास है। ये ट्रेंड एआई मार्केट में इंडिया के राइजिंग इन्फ्लुएंस को दिखाता है। मैं किसी इन्फ्लुएंसर्स का वीडियो देख रहा था, उसमें वो बता रहा था कि इसकी जो पॉलिसी है वो थोड़ी स्ट्रेंज है। पहला तो जो भी डेटा आप उसमें डाल रहे हैं या फाइल अपलोड कर रहे हैं वो स्टोर हो रहा है चाइना में, और उसमें एक चीज और लिखी गई थी कि अगर ये डेटा गवर्नमेंट हमसे मांगती है तो हम गवर्नमेंट को दे देंगे, चाइनीज गवर्नमेंट को। तो हमारा डेटा कहाँ चला गया? चाइनीज गवर्नमेंट के पास। और उसमें एक चीज और लिखी गई थी कि इसको डिफेंस के लिए भी यूज किया जा सकता है, मतलब आपका और हमारा पर्सनल डेटा वहां तक जा सकता है। अब इंडियन गवर्नमेंट इसको कितना सीरियसली लेती है और इसके ऊपर क्या काम करती है वो देखने वाली बात होगी। अब आ जाते हैं 12वीं न्यूज पर। माइक्रोसॉफ्ट ने डीपसीक को विंडोज कोपायलट प्लस पीसी में इंटीग्रेट किया है। अब माइक्रोसॉफ्ट भी कहीं ना कहीं ओपन सोर्स जाने की तैयारी कर रहा है, मतलब वो फोर्स नहीं कर रहा है कि आप विंडो में हमारा कोपायलट यूज कीजिए, आप उसमें जैसा मॉडल आप यूज करना चाहिए वो कर सकते हैं। हो सकता है आपको लामा मेटा का यूज करना वो कर लो, गोर्क यूज करना वो कर लो, ग्रोक यूज करना है वो कर लो, या फिर कोई और मॉडल जैसे डीपसीक। तो माइक्रोसॉफ्ट ने अपने विंडोज 11 कोपायलट प्लस पीसीज में डीपसीक के ऑप्टिमाइज्ड एआई मॉडल्स को इंटीग्रेट किया है, जिससे लोकल एआई एप्लीकेशन चलाना ईजियर हो जाएगा। कि स्टेप एडवांस्ड एआई कैपेबिलिटीज को अपने प्रोडक्ट्स में एम्बेडेड करने का एक मेजर इनिशिएटिव है। अब मैं ये देखना चाहता हूं कि सैमसंग क्या करने वाला है, एप्पल क्या करने वाला है। एप्पल बहुत सारा करता है। एप्पल चाहता है कि मैं ओपन एआई को इंटीग्रेट करूं क्योंकि वहां से उसको पैसा आता है, बट हो सकता है कि उसको भी कुछ ओपन सोर्स टाइप कुछ मॉडल लाने होंगे उनके एआई में, और लोग अपने हिसाब से उनको यूज कर सकेंगे, तभी जाके ये कहानी आगे बढ़ पाएगी। अदरवाइज अभी तक हो क्या रहा था, ओपन एआई बोल रहा था मैं क्लोज हूं, मैं अपने डॉक्यूमेंटेशन भी बाहर नहीं बताऊंगा, मैं क्या कर रहा हूं वो भी नहीं बताऊंगा, ये वो। और जैसे डीपसीक का लॉन्च होता है सब लोग बैक सीट ले लेते हैं। तो डीपसीक ने कहीं ना कहीं एआई स्पेस को बहुत ज्यादा रिवोल्यूशनाइज कर दिया है, और लोगों की जो क्लोज मेंटेलिटी थी ना उसको भी चेंज किया है। और ओपन एआई की तरफ से यानी सैम ऑल्टमैन से एक स्टेटमेंट निकल के आया है। उन्होंने बोला है कि वी आर ऑन रॉन्ग साइड ऑफ हिस्ट्री। ओपन एआई के सीईओ सैम ऑल्टमैन ने एक पब्लिक सेशन में एडमिट किया है कि उनका प्रोप्राइटरी अप्रोच शायद उनके लिए डिसएडवांटेजेस बन रहा है, जबकि ओपन सोर्स कॉम्पिटिटर्स तेज पेस से इनोवेट कर रहे हैं। ऑल्टमैन कहते हैं कि अब स्ट्रेटजी में थोड़ा चेंज करना होगा, मतलब उनको भी अब चीजें पब्लिक करनी होगी। तो अब उनकी जो रीजनिंग है ना वो कभी कभी दिखती है हमको। तो क्या ये भी इसी दिशा में जा रहे हैं, क्योंकि जब ओपन होगा तो ज्यादा लोग यूज भी कर पाएंगे, उसके बाद प्रोडक्ट भी डेवलप कर पाएंगे। अगर आप क्लोज करते हैं और आपकी मोनोपोली है तब तो ठीक है, बट जैसे आपकी मोनोपोली टूटती है, डीपसीक आया, फिर आपको ओपन करना ही पड़ेगा। अब आ जाते हैं 14th न्यूज पर। ओपन एआई का नया मॉडल O3 मिनी मॉडल 172 गुना ज्यादा एफिशिएंट है। ओपन एआई ने अपना नया O3 मिनी रीजनिंग मॉडल लॉन्च किया है, जो कंप्यूटेशनल एफिशिएंसी में 172 टाइम्स इंप्रूवमेंट दिखाता है। इस मॉडल से फास्टर और एक्यूरेट रिस्पॉन्स देने की उम्मीद है, जो कॉस्ट इफेक्टिव एआई एप्लीकेशन में मदद करेगा। तो जो पहले बताया जा रहा था कि एआई बहुत महंगा है, जो आउटपुट मिल रहा है वर्थ नहीं है, बहुत सारा पैसा लगता है, तो अब धीरे धीरे इफिशियंसी भी आ रही है और पैसा भी कम लग रहा है। और डीपसीक आया तो मुझे लगता है कि सब लोग बोलने लगे नहीं नहीं इफिशियंसी आ रही है। पहले बोल रहे थे नहीं आ रही है, हमको तो और चार्ज करना पड़ेगा, और पैसा रेस करना पड़ेगा, पर डीपसीक ने कहीं ना कहीं गेम चेंज कर दिया है। अब आ जाते हैं 15 न्यूज पर। सैम ऑल्टमैन बनाने जा रहे हैं दुनिया का सबसे पहला कमर्शियल न्यूक्लियर फ्यूजन प्लांट। टेक एंटरप्रेन्योर सैम ऑल्टमैन ने अनाउंस किया है कि वो दुनिया का पहला कमर्शियल न्यूक्लियर फ्यूजन पावर प्लांट बिल्ड करने वाले हैं। ये प्रोजेक्ट सिग्निफिकेंट फंडिंग के साथ चल रहा है और क्लीन लो कॉस्ट एनर्जी प्रोड्यूस करने का भी काम करेगा। मैंने देखा है जो बड़े बड़े लोग होते हैं ना वो कुछ डिफरेंट आइडियाज में इन्वेस्ट करते हैं। हो सकता है उसमें से बहुत सारे आइडिया फेल हो जाए, बट जो एक आइडिया चल जाता है ना उसकी वजह से उनका नाम हो जाता है और वो बहुत सारा पैसा कमा पाते हैं। तो वैसा ही ये कुछ अभी भी कर रहे हैं। हालांकि न्यूक्लियर फ्यूजन जो भी टेक्नोलॉजी बताई जा रही है कि इसमें इन्वेस्ट करो, इससे पावर बनाओ,
इसमें एक और मेजर ड्रॉबैक है कि इससे भी जो वेस्ट निकलता है वो आप रख भी नहीं सकते भाई। जैसे पेट्रोल डीजल से, कोल से आपको पॉल्यूशन मिलेगा, वो पॉल्यूशन एटलीस्ट वातावरण में रहेगा तो आपको उतना ज्यादा हार्म नहीं करेगा। बट जब न्यूक्लियर एनर्जी का वेस्ट रहता है ना, उसको इस हिसाब से आप नहीं रख सकते वातावरण में। तो क्या होगा, ऐसे कोई स्पेस का स्टार्टअप आएगा कि उस न्यूक्लियर का जो वेस्ट निकल रहा है उसको ले जाएगा और सूर्य में छोड़ देगा या अंतरिक्ष में छोड़ देगा और समथिंग लाइक दैट। कुछ टेक्नोलॉजी तो विकसित होगी तब जाके ये स्टार्टअप और ये जो फील्ड है ना ये ग्रो कर पाएगी। अदरवाइज तो ये कहीं ना कहीं स्टेडी हो जाएगी और सेचुरेट होकर डाई हो जाएगी, मुझे लगता है। अब आ जाते हैं 16th न्यूज पर। एप्पल ने अपने AR ग्लास प्रोजेक्ट को शट डाउन कर दिया है। एप्पल ने अपने ऑगमेंटेड रियलिटी ग्लासेस प्रोजेक्ट को डिसकंटिन्यू करने का फैसला लिया है। टेक्निकल चैलेंजेस, हाई डेवलपमेंट कॉस्ट और रिसोर्सेस एलोकेशन की वजह से ये डिसीजन लिया गया है। इससे क्या होगा, जो फ्यूचर प्रोडक्ट स्ट्रेटजी है ना उस पर भी इम्पैक्ट पड़ेगा। अभी अभी आपने देखा होगा कि विजन प्रो करके लॉन्च किया था एप्पल ने, उसका कॉस्ट बहुत ज्यादा था और मुझे नहीं लग रहा था वो उतना ज्यादा यूजफुल है, क्योंकि आपको पहले तो कुछ बैटरी जैसा साथ में रख के चलना पड़ता है, उसको पहनना पड़ता है एंड इट इज कम्बरसम ऑल्सो। कुछ लोगों ने पॉजिटिव रिव्यू दिए हैं, बट फेसबुक भी ऐसी कुछ टेक्नोलॉजी लॉन्च कर रहा है और कहीं ना कहीं ये इतना बड़ा भारी भरकम लेके चलना, वो सब चीजें ना उतनी सही नहीं है। तो हो सकता है कि एप्पल उसको डिसकंटिन्यू कर रहा है तो किसी और चीज में इन्वेस्ट करेगा। बट एप्पल ऐसी चीजें करता रहता है। पहले आपने सुना होगा कि एप्पल की कार आने वाली थी, उन्होंने उसमें भी पैसा इन्वेस्ट किया था, फिर उनको लगा कि नहीं ये वायबल नहीं है तो उन्होंने उसको छोड़ दिया। तो ऐसे ही इन्होंने इस प्रोजेक्ट को भी अभी ड्रॉप किया है। अगर आप बहुत पहले की बात करेंगे, जब मैं कॉलेज में था, आई स्टिल रिमेंबर 2014-15 की बात है, उस टाइम पे गूगल अपने ग्लासेस पर, स्मार्ट ग्लासेस पर काम कर रहा था और मैंने उसमें कुछ एक पीपीटी बनाई थी और प्रेजेंट की थी और बाद में गूगल ने वो प्रोजेक्ट ड्रॉप कर दिया और फिर से उसको पिकअप कर लिया। तो क्या होता है ना, कभी कभी कुछ प्रोजेक्ट होते हैं ना वो टाइम से ज्यादा पहले एग्जीक्यूट हो जाते हैं, तो बाद में इनको पता चलता है नहीं नहीं यार अभी जनता रेडी नहीं है, वर्ल्ड रेडी नहीं है इस प्रोडक्ट के लिए। तो फिर क्या करते हैं, वो जब सही समय आता है उस टाइम पे लॉन्च करते हैं। तो यही थी आज की न्यूज। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ यू फाउंड दिस वीडियो हेल्पफुल देन हिट द लाइक बटन एंड कंसीडर सब्सक्राइबिंग टू माय चैनल।